बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं सरदार नासिर महमूद, इस्लामाबाद कॉलेज फॉर बॉयज़ G63 इस्लामाबाद। 7th क्लास की हिस्ट्री के लेक्चर नंबर 6 के साथ मैं हाजिर हूं। चैप्टर नंबर 1 में आप ये टॉपिक इससे पहले लर्न कर चुके हैं। मिडिवल एरा इन यूरोप, द गोल्डन एज ऑफ रोमन एम्पायर, the decline of the Roman Empire, effects of the fall of Roman Empire, feudalism, the feudal hierarchy, distribution of responsibilities in feudal system, significance of feudalism। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बाइजेंटाइन एम्पायर एंड बाइजेंटाइन एम्पायर की इकोनॉमी और ट्रेड। Before starting the new topic, I am going to recap the previous lesson. प्रीवियस लेसन हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन फ्यूडलिज्म के हवाले से था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि फ्यूडलिज्म में रिस्पॉन्सिबिलिटीज का एक सिस्टम था जिसमें किंग टॉप पर था, नोबल, लैंड लॉर्ड्स, फ्यूडल लॉर्ड्स और ये सेकंड नंबर पर थे। फिर उसके नीचे नाइट्स आते थे और सबसे आखिर में पेजेंट या सर्फ आते थे। किंग का काम था स्टेट को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना और नोबल्स को लैंड ग्रांट करना। नोबल्स का काम था लैंड को आगे पेजेंट और सर्फ में को रेंट करना और उनसे जो रेवेन्यू है वो जनरेट करना। किंग को उस लैंड के इवज मिलिट्री सर्विस प्रोवाइड करनी और अपने हिस्से का रेवेन्यू देना। नाइट्स प्रोफेशनल सोल्जर थे, इनको भी लैंड अलॉट की जाती थी और ये भी आगे पेजेंट और सर्फ अपने रखते थे और नाइट्स मिलिट्री सर्विस प्रोवाइड करते थे। फ्यूडलिज्म न सिर्फ यूरोप में रोमन एम्पायर के कोलैप्स के बाद उस एरिया में फैला बल्कि यूरोप में भी फैल गया और फिर दीगर वर्ल्ड में भी फ्यूडलिज्म फैलता गया। सब कॉन्टिनेंट की एग्जांपल आपके सामने है। फ्यूडलिज्म एज a system has some merits and some drawbacks as well। इसको हमने डिस्कस किया था कि इसने यूरोप में उस वक्त जो इंटरनल वायरस और क्योटिक सिचुएशन थी उसको कम किया। कुछ न कुछ ये इस सिस्टम में शामिल तमाम लोगों को प्रोवाइड कर रहा था, कुछ न कुछ दे रहा था, उनके इंटरेस्ट लिंक हो गए थे। लेकिन ऑन द अदर हैंड इट हैड मैनी डीमेरिट्स। वन ऑफ देम वाज, आई हैव टोल्ड यू, कि ये मेरिट के ऊपर बेस नहीं करता था। टुडे टॉपिक द बाइजेंटाइन एम्पायर, लेक्चर नंबर 6, वीक नंबर 3। ये आपकी टेक्स्ट बुक के पेज 18 और 19 पर है। ये पेज 18 है जी। मैं सबसे पहले इसको रीड आउट करता हूँ, फिर आगे। The Byzantine Empire, also called the Eastern Roman Empire, existed from 330 AD to 1453 AD। ये डेट्स जो है जरा ज़हन में रखिएगा। 330 AD 1453 AD, बड़ा लंबा स्पैन है ये, more than 1000 years। The Byzantine Empire was the continuation of the Roman Empire in its eastern provinces,
during the Middle Ages. Byzantine civilization influenced the Eastern Europe and Russia, bringing Greco-Roman culture, Greek language, and Eastern Orthodox Christianity to the region. Hagia Sophia was the seat of the leader of the Orthodox Church in Constantinople, which is modern-day Istanbul. The Byzantine Empire in the east survived for several reasons. Constantinople was a mighty fortress that needed a few soldiers to defend it. This freed other soldiers to protect other areas of the empire. The empire's wealth supported a large army and was used to drive invaders away from the empire. The reign of the Emperor Justinian I, 527 to 565 AD in Byzantine was known for some of the notable works. He collected the ancient Roman laws and organized them to form Justinian Code. The Justinian Code brought uniformity in the majority of the laws, which provides the basis of the justice system of the modern world. Byzantine Empire. सबसे पहले ये देखें कि ये टर्म कहाँ से आई. बाइजेंटाइन की टर्म जो है वो बाइजेंटियम से आई. बाइजेंटियम नाम का शहर जो था वो ग्रीक्स ने ऑक्युपाई किया और यहाँ पर बाइजेंटियम नाम का सिटी बनाया. इसकी लोकेशन यूरोप में है. ये सी से इसका ज्यादातर हिस्सा जो है वो यूरोप की तरफ है और सेंटर में एक ब्रिज है जो एशिया को और यूरोप को कनेक्ट करता है. यहाँ से सी बहुत नैरो हो जाता है और ये दोनों कंटिनेंट्स आपस में इस ब्रिज के जरिए मिल जाते हैं. मिगारा ओल्ड ग्रीक में, एंशिएंट ग्रीक में देयर वर मोर देन 150 सिटी स्टेट्स. उन सिटी स्टेट में से एक सिटी स्टेट मेगारा थी जिसके लोगों ने 657 बीसी में इस एरिया को ऑक्युपाई किया और बाइजेंटियम के नाम से वहाँ पर एक शहर आबाद किया 657 बीसी में. बाद में जब ग्रीक्स पर डाउनफॉल आया, रोमन्स ने ग्रीक को जब ऑक्युपाई कर लिया तो फिर इन्होंने बाइजेंटियम के जो सिटी था उसको भी ऑक्युपाई कर लिया. रोमन ने इसको अपना प्रोविंस डिक्लेयर कर दिया जितना भी ग्रीक का एरिया था. रोमन के जो पाक्स रोमाना था उनकी गोल्डन एज थी. उसके बाद कॉन्स्टेंटिनोपल के नाम से बाइजेंटियम को कॉन्स्टेंटिनोपल का नाम दिया गया. ये कॉन्स्टेंटाइन एम्परर था, कॉन्स्टेंटाइन द ग्रेट, जो पहला क्रिश्चियन एम्परर था रोमन एम्पायर का. उसने अपने दौर में, ये 308 में रूलर बना था, अपना कैपिटल रोम से बाइजेंटियम में शिफ्ट कर दिया और उसका नाम चेंज करके कॉन्स्टेंटिनोपल रख दिया. जब मुस्लिम ने इसको कंकर किया
اور بعد میں یہ ottoman امپائر خلافت عثمانیہ کے انڈر آ گیا تو اس کا نام چینج کر کے استنبول رکھ دیا گیا. اس طرح یہ ایک سٹی ہے اور اس کے 3 نام ہیں. بیزنٹیم نام گریکس نے دیا، کانسٹینٹینوپل نام رومن نے دیا اور استنبول نام مسلمز نے اس کو دیا. آج بھی استنبول کا شمار دنیا کے چند بڑے سٹیز میں ہوتا ہے. کچھ یہاں اس پیج پر کچھ ورڈ ہیں اس کو میں ایکسپلین کر دوں. گریکو رومن، یہ گریکو رومن سے مراد ہے a blend of Greeks and Romans. Byzantine civilization influenced the Eastern Europe and Russia, bringing Greco-Roman culture. Byzantine Empire میں جو کلچر تھا، لینگویج تھی، آرٹ تھی، معاشرے کی ثقافت تھی، ٹریڈیشن تھی، وہ بلینڈ تھا، رومن بھی تھی اور گریکس بھی تھی. اس وجہ سے اس کو گریکو رومن کلچر کہا جاتا ہے. 2 چیزیں، رومن جو تھے ان کی آفیشیل لینگویج لیٹن تھی جو بازنٹائن نے انٹیکٹ رکھی اور کچھ عرصے تک لیٹن لینگویج ہی آفیشیل لینگویج رہی بازنٹائن امپائر کے. لیکن بعد میں یہاں پر گریکس کا انفلوئنس، گریک لینگویج کا انفلوئنس آ گیا اور گریک جو تھی ان کی آفیشیل لینگویج بن گئی. سیکنڈ، رومن امپائر کے عروج کے دور میں اور بعد میں بھی رومن کیتھولک جو ان کا سب سے بڑا سیکٹ تھا اور سب کلاسیکل سیکٹ، اس کی سیٹ یا مرکز روم ہوتا تھا اور وہاں اس کی سربراہی پوپ کرتا تھا. اس کے مقابلے میں بازنٹائن امپائر نے ایسٹرن آرتھوڈاکس چرچ اسٹیبلش کیا اور اس کا مرکز جو تھا وہ کانسٹینٹینوپل تھا اور ان کی سیٹ ہیگیا صوفیہ میں تھی. یہ ایک چرچ تھا جو آج بھی موجود ہے اور ٹورسٹ کے لیے بڑی اٹریکشن والی جگہ ہے. تو ان کے آرچ بشپ یا جو مذہبی رہنما تھے ان کا سینٹر ہیگیا صوفیہ تھا جو کانسٹینٹی نوپل میں موجود تھا. امپیرر جسٹینین، یہ بازنٹائن امپائر کا سب سے کامیاب، موسٹ سکسیسفل امپیرر مانا جاتا ہے. 527 سے 565 تک اس نے رول کیا اور اس کے نوٹیبل ورک میں یہ تھا کہ اس نے اولڈ رومن لا کو کلیکٹ کیا، ان کو آرگنائز کیا اور پھر اس میں نیسیسری امینڈمنٹ کرنے کے بعد اس کو بازنٹائن امپائر میں نافذ کر دیا. تو جسٹینیس کوڈ جو تھا وہ بازنٹائن امپائر کا چیف لا بن گیا اور بہت عرصے تک اس لا کے اوپر عمل ہوتا رہا. جسٹینین نے اپنے دور میں جو ایکسپینشن تھی کافی ساری فتوحات بھی کی اور بہت سارا ایریا اپنے بازنٹائن امپائر میں شامل کر دیا. Here is a word fortress, a military stronghold, fort, قلعہ. Reign, period of rule.
period of rule, حکومت کرنے کا عرصہ. یونیفارمٹی, یہ یونیفارم سے یونیفارمٹی, سیمنیس, لائکنیس, ایک جیسا ہونا. جسٹینین نے لاز میں یونیفارمٹی پیدا کی. جو لاز ایک دوسرے سے کلیش کرتے تھے اس نے ان کو ختم کر دیا. بازنٹائن اکانومی اینڈ ٹریڈ اپنے دور کی ایک بہت بڑی امپائر تھی بازنٹائن امپائر. اور جب اسلام کا ظہور ہوا تو اس وقت بھی بازنٹائن امپائر اپنے کلائمیکس پر تھی, اپنے عروج پر تھی. اور مسلمانوں کی بازنٹائن امپائر کے ساتھ بہت ساری وارز بھی ہوئی. The Byzantine Empire had a strong agriculture and trade-based economy. ان کی اکانومی ایگریکلچر اور ٹریڈ کے اوپر بیس کرتی تھی. Constantinople was regarded as the center of trade. Constantinople جو کیپٹل تھا اس کا, وہ تجارت کا سینٹر تھا. It was controlled the key trade routes that connected Europe and Asia and also linked the empire with the rest of the known world. ٹریڈ روٹ کو بازنٹائن امپائر کنٹرول کرتی تھی, جو ایشیا اور یورپ کو آپس میں ملاتے تھے. اور نون ورلڈ اس وقت کی نون ورلڈ کیا تھی اس وقت؟ اس وقت ایشیا, افریقہ اور یورپ, یہ والے ایریاز ہی نون ورلڈ میں شامل ہوتے تھے. امریکاز کے کنٹیننٹ ابھی ڈسکور نہیں ہوئے تھے. آسٹریلیا, نیوزی لینڈ والے ایریے ڈسکور نہیں ہوئے تھے. باقی سی میں بہت سارے آئی لینڈ ڈسکور نہیں ہوئے تھے. تو کلاسک نون ورلڈ یہی ہے جو 3 کنٹیننٹ ہیں, افریقہ, ایشیا اور یورپ. In Constantinople, direct commercial contacts were kept with the merchant in Central Asia, Russia, Scandinavia, Northern Europe, and the land in the Black Sea and Mediterranean Sea. Even after the conquest in Arab areas, the empire traded with Persia, Syria, Palestine, and Egypt. یہ ایشیا میں بھی ٹریڈ کرتے تھے. اکانومی ان کی بیس کرتی تھی ایگریکلچر اور ٹریڈ کے اوپر. ایگریکلچر سے جو پروڈکٹ بنتی تھی ان کو پھر ٹریڈ کیا جاتا تھا. یورپ میں بھی اکانومی اور ٹریڈ ان کی چلتی تھی. پرشیا, سیریا, فلسطین, ایجپٹ کے ساتھ ان کے ٹریڈ لنک موجود تھے. اس کے علاوہ رشیا, اسکینڈینیویا, ناردرن یورپ, بلیک سی. یہ میں آپ کو بتا دوں کہ دس از دی میپ آف دی ورلڈ. یہ جہاں میرا کرسر گھوم رہا ہے یہ افریقہ کا کنٹیننٹ ہے. یہ والا کنٹیننٹ یہاں سے رشیا آدھا ایشیا میں آتا ہے, کچھ یورپ میں آتا ہے, یہاں سے لے کر یہاں تک یہ سارا ایشیا ہے. دس از یورپ. یہ نارتھ امریکہ کا ایریا ہے, یہ ساؤتھ امریکہ کا ایریا ہے. یہ آسٹریلیا کا کنٹیننٹ ہے جس کو اوشنیا کنٹیننٹ کہتے ہیں. اسکینڈینیوین کنٹریز کون سے تھے؟ یہ اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں, یہ یورپ کے نارتھ والا جو حصہ ہے جس میں ڈنمارک, سویڈن, ناروے اور فن لینڈ, یہ 4 کنٹری اس وقت اسکینڈینیوین ایریا میں آتے ہیں. تو ان کے ساتھ بھی یہاں سے, اگر یہ بڑا ہو سکتا ہے تو میں تھوڑا سا, جی, یہاں سے یہ روم تھا جہاں پر یہ کلچر گھوم رہا ہے, سوری کنسٹینٹینوپل تھا. اور
कॉन्स्टेंटिनोपल से यहाँ पर स्कैंडिनेवियन एरिया में इनकी ट्रेड होती थी। फिर इस तरफ जो रशिया का एरिया था, यहाँ से मेडिटेरेनियन सी, ये यूरोप और अफ्रीका के दरमियान, और इधर से एशिया भी आ जाता है, इसके सेंटर में ये जो सारा सी है, इसको बहराए रूम कहते हैं, इंग्लिश में इसको मेडिटेरेनियन सी कहा जाता है। वेयर इज द ब्लैक सी? ये आपको कर्सर नजर आ रहा है, ये टर्की है, ये इस तरफ ईरान है। ये यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा है सी का, दिस इज कॉल्ड ब्लैक सी, दिस इज कॉल्ड ब्लैक सी। ये वाला हिस्सा जो है, तो ये ब्लैक सी के रूट को भी कंट्रोल करते थे, मेडिटेरियन सी के भी रूट को कंट्रोल करते थे, और फिर यहाँ से यूरोप के साथ इनकी ट्रेड थी, और फिर स्कैंडिनेवियंस के साथ थी, इधर इजिप्ट है इसके साथ थी, सीरिया, फलस्तीन और उस वक्त का पर्शिया। तो इस तरह इनके ट्रेड लिंक वर्ल्ड के साथ कनेक्ट थे। जो एम्पायर थी बाइजेंटाइन एम्पायर, ये आप रेड लाइन देख रहे हैं, बॉर्डर लाइन, रेड बॉर्डर लाइन, ये वो एरिया था जब बाइजेंटाइन एम्पायर जस्टिनियन के दौर में अपने अरूज पर थी, तो इतना सारा एरिया उनके कंट्रोल में था। ये आप देख लें, ये जहाँ पर मेरा कर्सर घूम रहा है, ये कॉन्स्टेंटिनोपल था, जिसका पुराना नाम बाइजेंटियम था। वहां से लेकर ये ब्लैक सी वाला एरिया, इधर से रशिया के साथ टर्की वाला सारा एरिया, ग्रीक, साउदर्न यूरोप आप इसको कह सकते हैं, स्पेन का कुछ हिस्सा, रोम, इटली, ये ग्रीक वाला एरिया, नॉर्थ अफ्रीका का एरिया जो टिप के ऊपर मौजूद है, मोरक्को, ट्यूनिशिया, प्रेजेंट ट्यूनिशिया, इजिप्ट, लीबिया, सॉरी, प्रेजेंट इजराइल, सीरिया। तो ये सारा एरिया पूरा मेडिटेरियन का सी, ब्लैक सी, ये बाइजेंटाइन एम्पायर के कंट्रोल में था जब वो अपने क्लाइमेक्स पर थे, अपने अरूज पर थे, उनका गोल्डन पीरियड कह लें। लेकिन बाय द पैसेज ऑफ टाइम ये कंट्रोल लूज होता गया। ये पिंक शेडेड एरिया आप देख रहे हैं, इतने बड़े एरियाज में 1020 में, 1020 एडी में इनका कंट्रोल इन इलाकों से निकल गया और सिर्फ पिंक एरियाज के ऊपर महदूद रहा। ये पिंक एरिया आप देख सकते हैं, इटली का साउदर्न जो टिप है वही सिर्फ, ये प्रेजेंट बल्गारिया, सर्बिया का एरिया है, ग्रीक का एरिया, मैसिडोनिया का एरिया, प्रेजेंट टर्की का एरिया। तो ये सिर्फ 1020 तक ये एरिया उनके पास बचा था, बाकी उनके कंट्रोल से बाहर निकल गया। बट इन 1360, 1360 में उनके पास ये सिर्फ रेड एरिया बाकी रह गया, कॉन्स्टेंटिनोपल और इसके साथ यूरोप वाला ये हिस्सा, और इस तरफ जो था ये ग्रीक्स का हिस्सा, यहाँ पर यूरोप का ग्रीक के साथ बिल्कुल थोड़ा सा हिस्सा। तो यही हिस्सा 1360 तक उनके पास बाकी बचा। बाकी एशिया में इधर टर्क्स ट्राइब आगे थे, जिन्होंने आकर
इन्वेजन शुरू कर दी थी, अटैक शुरू कर दिए थे और बहुत सारे एरियाज अपने कब्जे में ले लिए थे। और फिर 1453 में कॉन्स्टेंटिनोपल का कोलैप्स हो गया और ये टर्क मुस्लिम जो थे उनके पास चला गया, जिन्होंने खिलाफत उस्मानिया की बुनियाद रखी थी ऑटोमन एम्पायर की 1299 में 1299 में। बट वो 150 साल तक कॉन्स्टेंटिनोपल को फतह करने की कोशिश करते रहे और आखिर में 1453 में उन्होंने कॉन्स्टेंटिनोपल को फतह कर लिया और ये एरिया उनके पास चला गया और ऑफिशियली बाज़ेंटाइन एम्पायर का खात्मा हो गया। वो बाज़ेंटाइन एम्पायर जो कंस्टेंटाइन के बाद बनी थी 330 में एडी में, उसका 1453 में खात्मा हो गया। ओके स्टूडेंट्स, आपको ये समझ लग गई है कि वो एग्रीकल्चर, ट्रेड, उनके ट्रेड रूट्स क्या थे, किस कौन कौन सा एरिया जो है उनके ऑक्यूपेशन में था। ये एक पिक्चर है बाज़ेंटाइन गोल्ड क्राउन की, आप इसको देख सकते हैं। Byzantium coin was called numisma or solidus or Byzant. It was fairly solid gold. Byzantium जो कॉइन था वो फेयर गोल्ड का होता था। Numisma was gradually devalued by the Byzantine Empire until it was abolished by Alexius I in 1092। ये इनकी जो करेंसी थी, जो बेजेंट, नोमिस्मा या सोलिडस कहलाती थी, ये आहिस्ता आहिस्ता डिवैल्यू होगी। ये खालिस गोल्ड के ऊपर गोल्ड का कॉइन होता था और आखिर में इसको 1092 में इबॉलिश कर दिया गया। The Byzantine Empire rigorously controlled both of the internal and international trades. Constantinople remained the single most important commercial center of Europe for much of the medieval era. Medieval era आपको पता है 5th सेंचुरी एडी से लेकर 14-15 सेंचुरी तक है। तो medieval era में ये जो कमर्शियल सेंटर था वो कॉन्स्टेंटिनोपल था और वो ट्रेड रूट को ये कंट्रोल करते थे। The commodities that were traded in Constantinople and elsewhere were numerous: oil, wine, salt, fish, meat, vegetable, other elementary products, timber wood को कहते हैं, wax, ceramics, linen, and woven cloth. Woven cloth were also items of trade. Luxury items such as silk, perfume, and spices were also important. ये चीजें थी timber, spices, perfume, silk, ceramics, wine, salt, fish, meat, oil, इनको वो ट्रेड करते थे। दो वर्ड हैं इसमें जरा डिफिकल्ट। रिगरसली इन हार्श वे, सख्ती के साथ। एलिमेंट्री, ये ए से है, ई से नहीं है। रिलेटेड टू नरिशमेंट, ग्रोथ से जिनका ताल्लुक हो, ह्यूमन ग्रोथ से, ज़ाहिर खाने पीने की अशिया जो थी वो एलिमेंट्री फूड्स कहलाती थी। ओके स्टूडेंट्स, हमने आज के टॉपिक में जो मेन चीज़ें डिस्कस की हैं वो ये थी कि बाज़ेंटाइन एम्पायर कैसे इस्टेब्लिश हुई। ये रोम के फॉल से पहले 476 से काफ़ी अर्सा पहले 330 में इस्टेब्लिश हो गई थी और बाज़ेंटाइन एम्पायर बनने से पहले कॉन्स्टेंटिनोपल रोम का कैपिटल, सॉरी,
रोमन एम्पायर का कैपिटल रहा था। रोम से कंस्टेंटिनोपल शिफ्ट कर दिया था। बाइजेंटाइन की जो टर्म है ये बाइजेंटियम से बाइजेंटाइन की टर्म जो है वो आई है उस शहर के नाम से। दूसरा एक इंटरेस्टिंग बात है कि इस एम्पायर को, बाइजेंटाइन एम्पायर को, इसके अपने दौर में कभी भी बाइजेंटाइन एम्पायर नहीं कहा जाता था। इसे ईस्टर्न रोमन एम्पायर या जस्ट रोमन एम्पायर ही कहते थे। बाद में हिस्टोरियन ने इसके लिए बाइजेंटाइन का वर्ड यूज किया तो यही टर्म जो है वो फेमस हो गई और आज हम बाइजेंटाइन एम्पायर की टर्म यूज करते हैं। बाइजेंटाइन एम्पायर में हमने इस लेसन में देखा कि ग्रीको रोमन कल्चर था। ग्रीक और रोमन्स का ब्लेंड था कल्चर में, और ग्रीक लैंग्वेज ने बाद में लैटिन को रिप्लेस किया। क्रिश्चियन का जो ऑर्थोडॉक्स चर्च था उसकी बुनियाद कॉन्स्टेंटिनोपल में बाइजेंटाइन एम्पायर में पड़ी और उसकी मेन सेंटर जो था वो हैगिया सोफिया चर्च था जो आज भी टर्की में मौजूद है। जस्टिनियन कोड, जस्टिनियन वन जो एम्पियर था, जो बाइजेंटाइन एम्पायर का गोल्डन एज थी, उसमें जो उसने रोमन लॉज फार्मूलेट किए थे उसको जस्टिनियन कोड कहा जाता है। और इकोनॉमी और ट्रेड के हवाले से हमने ये सीखा कि उस वक्त उस सारे रीजन में इनकी मोनोपोली थी ट्रेड पर और इकोनॉमी पर। ट्रेड रूट्स इनके कंट्रोल में थे, बहुत सारी अशिया की वो ट्रेड करते थे और उनके ट्रेड लिंक अफ्रीका, एशिया, यूरोप के आखिर तक स्कैंडिनेवियन कंट्रीज तक थे। अगेन मैं एक दफ़ा फिर जो है यहाँ पर थोड़ी सी गलती कर गया हूँ। ये लेक्चर नंबर 6 है, इसको हम बाइजेंटाइन एम्पायर का नाम दे देते हैं, बाइजेंटाइन एम्पायर। और साथ इसका था बाइजेंटाइन इकोनॉमी एंड ट्रेड। ओके स्टूडेंट, एक्टिविटी आपके लिए ये है कि आपने 18 और 19 पेज की रीडिंग करनी है जो कि बाइजेंटाइन एम्पायर के हवाले से है और बाइजेंटाइन की इकोनॉमी के हवाले से है। इसके दो क्वेश्चन हैं जो आपने लर्न करने हैं। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 जो इसी टॉपिक से रिलेटेड है। 4 नंबर क्वेश्चन है, हाउ वाज द बाइजेंटाइन एम्पायर लिंक्ड विद अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। और सेकंड है, हु व्हाट वाज जस्टिनियन कोड। तो ये दोनों के आंसर जो है आपको टेक्स्ट में मिल जाएंगे। ये जो ट्रेड उन्होंने डेवलप की उसके हवाले से यहाँ पर मटेरियल ये मौजूद है और जस्टिनियन कोड का ये लास्ट पैराग्राफ है, ये वाला। ओके स्टूडेंट्स, हमारे साथ कनेक्ट रहें। फेसबुक पर अपडेट्स जो शेयर होती हैं उनको रोज़ देखें। आईसीबी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और उसको लाइक करें और वहाँ पर वीडियो जो हैं उनको देखें। ये हम आपके लिए ही बना रहे हैं
اور میرے فیس بک پیج پر جو لیکچر ہے اس کے متعلق کوئی چیز آپ کو سمجھ نہیں آئی تو آپ وہاں پر کومنٹ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اسٹے ہوم، اسٹے سیف. اللہ حافظ.